हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो समान अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 7500 प्लस MCQs दिया हुआ है, उसी बुक को कवर कर रहे हैं। और प्रत्येक वीडियो में जो है हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं। टोटल 100 प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्रम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6। शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नया नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका PDF भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिधम्म पिटक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभिधम्म पिटक जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3 यानी कि तीनों जो है सही हो जाएगा। ठीक है, वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है छांदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है अस्तोमा सदमय तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, देखिए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 3 दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? सही है, होलोसीन। ठीक है, होलोसीन युग जो है यह मानव सभ्यता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ विभाग दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है उस विभाग से संबंधित कार्य दिया हुआ है, और उसको क्या करना है, मिलान करना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है, देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। यानी दीवान ए अर्ज विभाग जो है ये सैन्य विभाग से संबंधित है। ठीक है, इसका कार्य जो है सैन्य विभाग से था। 2 का बी हो जाएगा, दीवान ए रसालत जो है यह विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग है। 3 में जो है डी इसका आंसर होगा, दीवान ए इंसा जो है ये संचार मंत्री, और दीवान ए विराजत जो है ये हो जाएगा आपका वित्त विभाग से संबंधित कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है, देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बाहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण जो है किसके द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है किया गया। और इसका जो है निर्माण जो है फ्रेंड्स वह 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1656 ईस्वी में। शुरुआत जो है इसकी हुई थी 1626 ईस्वी में इसकी शुरुआत। ठीक है, निर्माण कार्य का। और समाप्त जो कब हुआ? 1656 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चांदी का सिक्का। ठीक है, बिस्वा का क्या अर्थ है? तो चांदी का सिक्का अर्थ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया। तो वह शासक थे देवराय प्रथम। याद रखिएगा, देवराय प्रथम के द्वारा जो है तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 8। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, भारत का वह पहला शासक कौन था।
राइट आंसर इसका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम उर्दू को क्या किया था, अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कूट दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एक फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये 3 मई, ठीक है, 3 मई 1939 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद फिर देखिए ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है यह मनाया गया था। और ये कब मनाया गया था, तो ये याद रखिएगा 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। उसके बाद 2 नंबर पे जो है देखिए ये अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 1940 ईस्वी में। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे देखिए आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया, ये कब किया गया था, 1942 ईस्वी में किया गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, किसके लिए। तो यह किसके लिए बनाया गया था, याद रखिएगा दलितों के लिए बनाया गया था। ठीक है, किसके लिए, दलितों के लिए। डी होगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ, तो यह किसके समय में हुआ था, तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की। तो यह प्रसारित किया गया था 1883 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 1922 के साराबंदी यानी कि कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो वह थे सर सैयद अहमद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया हुआ है, कह रहे कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1936 ईस्वी में। याद रखिएगा 1936 ईस्वी में जो है इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, वो कौन सा अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट दिया हुआ कह रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसका मनोनयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो यह 59वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। शून्य आधारित बजट व्यवस्था जो है वह किस पर आधारित है, तो यह आधारित है गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। सही है, नागरिकों के स्वच्छंद शासन की जो है इसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। बी होगा राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है 21। देखिए प्रश्न नंबर जो 21 दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद और प्रावधान सही सुमेलित नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है कि अनुच्छेद 124 में जो है यह संबंधित है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 124 जो है यह उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। याद रखिएगा, गठन से जो है यह संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है कह रहा है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पछुआ हवाएं। क्या कहलाती है? पछुआ हवाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नामचा बरवा। ठीक है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वह कौन सी है इनमें से? तो वह है नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा यह हैच्योर कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर होगा 25। प्रश्न नंबर जो है वह 25 होगा और इसमें है कह रहे कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? वह कौन सा महासागर है? तो वह महासागर है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? सही आंसर है चुंबकीय क्षेत्र से जो है इसका संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो वह है ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? जंग के संबंध में कौन सही है? तो देखिए वह हो जाएगा एक यौगिक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा, यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो याद रखिएगा एम कोष में जो है अधिकतम कितना? 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है यह एक मृदु क्षारक होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें है निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एलोसोम्स। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसे जो है मोनोट्राइकस कहा जाता है। क्या? मोनोट्राइकस। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है कि निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? वो कौन सा कोशिका अंग है? तो वह है संकुचनशील रिक्तिका। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, त्वचीय श्वसन होता है किसमें? त्वचीय श्वसन जो है वह किसमें होता है? पक्षियों में, केचुआ में, इंसानों में या फिर मछलियों में? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए केचुआ में। केचुआ में जो है त्वचीय श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कि HCl भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी कि वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है? तो याद रखिएगा वह भाग है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा इस समूह के जो पौधे होते हैं उसमें पुष्प यानी कि फ्लावर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश जो है यह पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो वह वस्तु मुद्रा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध जो है फ्रेंड्स वृक्षों की संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर जो ए है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? वह है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो यह हुआ था 1961 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही है इनमें से सभी जो है देखिए बिल्कुल सही सुमेलित है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट, सिंघपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति जो है यह राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 47 नंबर में कह रहा है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड यानी कि उर्शगन वर्ष किसने घोषित किया? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए यूएन यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय जो है यह कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स वह 2010 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो स्थापना हुआ था 2010 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए मैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। और आइए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो यह सबसे पहले जो है 2015 ईस्वी में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर जो 5 है उसका टोटल 50 प्रश्न। चलिए अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर जो 6 है इसका टोटल जो है 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त स्थलों में कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है ये बताना है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4 और 5। 1 यानी कि लेपाक्षी मंदिर, 3 यानी कि अजंता गुफा, 4 यानी कि एलोरा गुफा और 5 यानी कि बाग गुफा। तो ये चारों जो है यह जो है फ्रेंड्स भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए इस सेट का। इसमें कह रहा है कि आर्यमंजू श्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो यह महायान संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? सही हो जाएगा चांदी। ठीक है, चांदी के जो सिक्के हैं जो प्रचलित किए थे उन्होंने, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी केवल दो जो है, देखिए यह कथन सही नहीं है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 5 और कह रहा है इस प्रश्न में कि विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? विजयनगर जो साम्राज्य थे उसके प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर इसका मंडल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए में है बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण यानी कि मेमोर लिखे थे, तो वह थे फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? राजा शशांक जो है वह किस साम्राज्य के शासक थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए गौड़ साम्राज्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त जो है देखिए यह लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 2 जो है देखिए यह सही नहीं है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह जो है कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इस सेट का। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है चटगांव शास्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो वह क्रांतिकारी महिला थी प्रीतिलता वाडेदार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहां था? तो यह था पूर्वी बंगाल में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वह जनजाति थे खासी जनजाति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? वह थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वह थे ब्रह्मदत्त। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें है कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था? वह आदेश है, तो वह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह कब लागू हुआ था? तो सही आंसर है 24 अप्रैल 1993 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो इसमें टोटल 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? सही है, 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? किस अनुच्छेद में? यह दिया गया अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो देखिए संपत्ति की जो अधिकार है यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट।
अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता इनमें से नहीं है। वह है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कायांतरित सेल नहीं है इनमें से। तो वह देखिए यहाँ पे सैंडस्टोन जो दिया गया है यह एक कायांतरित सेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा यह भारत के असम राज्य में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है कौन। बाह्य कोर जो है यह पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त बांध या बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है। केवल 1 और 3 हो जाएगा, नागार्जुन सागर और अलमाटी, ये दोनों के दोनों जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें है कि निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। तो वह हो जाएगा देखिए आवेग। आवेग की जो विमा है वह रैखिक संवेग की विमा के समान होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है। तरंग वेग के बराबर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही है, घटता है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी में दिया SCHO एवं CH3CHO ये जो है सजातीय युग्म, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। यह परमाणु केंद्रक की खोज के लिए जो उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। पोटेशियम। पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है। तो इसका नाम है ऑरलोन यानी कि एक्रिलेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। तो इसका कार्य हो जाएगा फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है। तो यह वृक्क यानी कि किडनी में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो वह मूल स्रोत है लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर डी है सही। नेक्स्ट है कि उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। तो याद रखिएगा वह प्रोटीन है कॉन्ड्रिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों रुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है। वह है हिपैटोपैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 38 नंबर में है कि जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि, इसका क्या रीजन है। तो इसका रीजन है कि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो वह कथन है कि वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो दिया है, कह रहा है कि पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। तो देखिए पौधे एवं जंतु में कार्बोहाइड्रेट जो है क्रमशः स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन, यानी कि पौधे में जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में और जंतु में जो है यह ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट है कि जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित का संबंध किससे था। तो याद रखना है इसका संबंध जो है राज्य के कानून से था। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर।
अगला प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड्स कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो यह सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सी है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा जो है वह कौन सी दर्रा है, तो याद रखिएगा वह दर्रा है पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है। सही है, देखिए यह ह्रासमान प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है, तो वह है मंजू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। जमशेद जे ईरानी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहां पे हो जाएगा 47। प्रश्न नंबर जो है 47 कह रहा है कि मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है, सही है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नुह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है, तो यह गौंड जनजाति की विशेषता। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और आइए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 28 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और फ्रेंड्स इस सेट में जो है कुछ अस्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इस क्रम में देखिए दिया हुआ है कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, ठीक है, प्रमुख दर्शन दिया गया है और उसके प्रवर्तक कौन थे ये दिया हुआ है। तो इसके अस्मरणीय तथ्य में जो है हम लोग यही देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे योग दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। सांख्य के कौन है, कपिल है। चारवाक के कौन है, चारवाकी। उसके बाद वैशेषिक के कौन है, कनाद। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी प्रवर्तक। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, तो बादरायण, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें देखिए दिया हुआ है कि विभिन्न संप्रदाय एवं उसके संस्थापक, ठीक है। यहाँ पे कुछ संप्रदाय के नाम दिए गए हैं, उसके संस्थापक कौन थे यह भी दिया गया। तो चलिए इसको भी देख लीजिए। आजीवक संप्रदाय जो दिया हुआ है इसके संस्थापक कौन है, तो मखलीपुत्र गोसाल हैं। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन, संजय वेठलीपुत्र। भौतिकवादी के कौन है, पकुद कच्चायन। और अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो पूरन कश्यप। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में जो है हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 कवर किए हैं। टोटल 100 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।